तो स्वागत है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रिवीजन सीरीज के दूसरे लेक्चर में। तो टॉपिक चल रहा है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, जिसमें हम पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं और ये रहा पार्ट 2 आपके सामने। तो कुछ डिटेल मेरे बारे में आराम से पॉज करके आप पढ़ सकते हो। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको कॉपी में मार्क करना है फ्रॉम 1 to 17 और क्रेडिट सिस्टम का ध्यान में रखना है। ठीक, चलो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाई an organism but also its functional role in the community of organism। अब ध्यान समझिएगा, ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं चारों ऑप्शन में, एक एक टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। तो इकोलॉजिकल नीश जो होता है वो उसके हैबिटेट प्लस जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसको प्रेजेंट करता है। हैबिटेट आपको मालूम है कि वो जहाँ पे रहता है, होम रेंज जहाँ तक वो घूम पाता है। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे लायन है, लायन जहाँ तक भी जिस भी एरिया में पूरा घूमता है उसको उसका होम रेंज बोलते हैं। जहाँ पे वो रहता है उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं। और इकोलॉजिकल नीश क्या हुआ कि रहने के साथ साथ जो वो फंक्शनल रोल प्ले करता है उस पूरे को क्या बोलते हैं, उसका इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं। आई होप कि ये तीनों टर्म क्लियर है। तो अब बात आती है सर चौथा भी बता दो, जो कि क्या है, इकोटोन। इकोटोन क्या होता है समझो। इकोटोन जो है ट्रांजिशन पीरियड होता है, ट्रांजिशन है ना, रीजन होता है। ट्रांजिशन रीजन का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ग्रासलैंड है, ठीक, और यहाँ पे फॉरेस्ट है। तो ऐसा नहीं ग्रासलैंड यहाँ तक खत्म हुआ है ना और फॉरेस्ट तुरंत चालू हो गया, नहीं, धीरे धीरे ग्रासलैंड कम होता जाता है और फॉरेस्ट बढ़ता जाता है। लेकिन दोनों के जो बीच का है ना कॉमन एरिया है उसी को हम इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के इकोटोन को क्या बोलते हैं। ठीक है, सेम वे में जैसे समंदर और रिवर जहाँ पे मिलती है वहां पे क्या बन जाता है, मैंग्रोव्स। ठीक है, मैंग्रोव्स। ऐसे ही मैंग्रोव्स क्या है, एक टाइप ऑफ इकोटोन। ऐसे ही आप मेरे को बताओ कि जो वेटलैंड है वो किसका किसका है ना, इकोटोन है। आई होप ये सारी की सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने। व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशियन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीजन। अगर फाइटोप्लैंक्टन को है ना डिस्ट्रॉय कर दिया जाए पूरी तरीके से तो क्या दिक्कत आएगी। पहला, द ओशियन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, फूड चेन इन द ओशियन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। ओके, द डेंसिटी ऑफ ओशियन वुड वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज। नहीं, ये गलत है। ये गलत क्यों है, अब एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ेंगे। पहला दूसरा क्लियर सही हो गया। ठीक है, समझो क्या समझो कि फाइटोप्लैंक्टन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ओशियन। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंज्यूम किया जाता है फोटोसिंथेसिस जब करते हैं कौन, फाइटोप्लैंक्टन्स। और कार्बन जो है इनकॉर्पोरेटेड इन फाइटोप्लैंक्टन्स जस्ट इज कार्बन इज स्टोर्ड इन द वुड एंड लीव्स ऑफ द ट्री। ठीक है, इसलिए जब उनको हटा देंगे, द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ एन ओशियन वुड रिलीज दिस sequestered carbon dioxide to the atmosphere और adversely affect the ocean as a carbon sink। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गी फॉर्म द बेसिस ऑफ एक्वेटिक फूड वेब। दे आर इटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और क्रस्टेशियंस। ठीक है, और कंज्यूमर्स लाइक जूप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिश और क्रस्टेशियंस प्राइमरी कंज्यूमर आर इन टर्न ईटन बाय fish, small shark, corals और baleen whales। Thus the complete destruction of the phytoplankton। सब सोचो कि फूड चेन में किसी एक को हटा ही दोगे तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट तो होगा ही, है ना। तो इसलिए ओशियन वुड एडवर्सली अफेक्ट द फूड चेन इन द इकोसिस्टम। तीसरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर डिपेंड करता है हीट कंटेंट और सैलिनिटी पे, इसलिए डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर वुड नॉट बी मच अफेक्टेड। आई होप ये भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following kind of organism, bacteria, fungi or flowering plant। बोला some species of which of above kinds of organism are employed biopesticide। बायोपेस्टिसाइड का मतलब क्या हुआ कि वो एज अ पेस्टिसाइड, मतलब कि बायो का मतलब लिविंग चीज और पेस्टिसाइड्स की तरह काम करते हैं। तो तीनों में से कौन कौन ऐसे हैं, तो देखो बैक्टीरिया भी होता है, फंगाई भी होता है और फ्लावरिंग प्लांट, तीनों के तीनों बायोपेस्टिसाइड की तरह काम करते हैं। कैसे समझते हैं कि बायोपेस्टिसाइड इंक्लूड नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट कंट्रोल पेस्ट, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कंट्रोल पेस्ट या फिर माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, एंड पेस्टिसाइड सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय प्लांट्स कंटेनिंग एडेड जेनेरिक मटेरियल, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट जिनको PIPs भी बोला जाता है। बैक्टीरिया और फंगी आर मोर टारगेटेड इन देयर एक्टिविटी देन
conventional chemicals. For example, a certain fungus might control certain weeds and another fungus might control certain insects. The most common microbial biopesticide is Bacillus thuringiensis, है ना, thuringiensis. आई होप क्लियर होगा आपको. तीसरा, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. देखो, विच ऑफ द अबव आर पॉलिनेटिंग एजेंट. देखो, बर्ड और बी के बारे में सबको मालूम होता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो बैट जो है वो भी पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं. कब? रातों में. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर तीनों के तीनों हो जाएगा. कैसे होता है ध्यान समझो. बैट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन pollination of crops. The pollination of plants by bats is called chiroterophilia. बीज भी इनके थ्रू जो होता है उनको बोलते हैं इंटोमोफिली. अगला है ओरिंटोफिली, बर्ड्स के थ्रू होता है. ठीक, तो तीनों के तीनों क्या एज ए पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं, बिहेव करते हैं. अगला, द मिलेनियल इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज: प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सर्विस? इन सब में सपोर्टिंग सर्विस क्या है? चारों ऑप्शन में से. ठीक है, तो सपोर्टिंग सर्विस बताना है. ठीक, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन. ये क्या है? हमारा सपोर्टिंग सर्विसेज है. कैसे है समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन से. देखो, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट एक मेजर यूएन स्पॉन्सर्स एफर्ट था कि टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन द इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वेलबींग. आइडेंटिफाइड 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज. क्या क्या? प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल और सपोर्टिंग सर्विसेज. सपोर्टिंग सर्विसेज इंक्लूड करता है फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, क्रिएशन ऑफ सॉइल और वाटर साइकिल. ये 4 चीजें होता है. एक बार फिर से, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, क्रिएशन ऑफ सॉइल्स और वाटर साइकिल. ठीक, these processes allow the earth to sustain basic life forms, let alone whole ecosystem and people. Without supporting services, provisional, regulating and cultural services would not exist. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. In the context of ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing the. देखो, marine upwelling क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स लाती है कहाँ पे? सरफेस पे. इसी को मरीन अपवेलिंग बोलते हैं, मतलब नीचे का है ना, न्यूट्रिएंट्स को ऊपर ला देना. मरीन अपवेलिंग हो गया. तो डीकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस नहीं होता, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस यही होता है. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. When the wind blows parallel to the coastline, surface water are pushed offshore and water is drawn from below to replace the water that has been pushed away. ठीक है, upward movement of this deep colder water is called upwelling. Upwelling I hope कि समझ आ गया होगा आपको. तो deeper water that rises to the surface during upwelling is rich in nutrients. These nutrients fertilize surface water, encouraging the growth of plant life including phytoplankton. ठीक है, these phytoplankton serve as the ultimate energy base in the ocean for large animal population higher in the food chain, providing food for fishes, marine mammals, seabirds and other critters. Next question. If a tropical rainforest is removed, tropical rainforest को remove कर दिया, it does not regenerate quickly as compared to tropical deciduous forest. दिस इज बिकॉज. ऐसा क्यों होता है? चारों ऑप्शन में से. देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स. ऐसा क्यों होता है समझो. जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है. बारिश जब कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है तो वो सरफेस पे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनको बहा के ले जाती है. इसलिए जो सरफेस है या मतलब सॉइल है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है. ये हो गया हमारा, इसलिए ऑप्शन ए इतना जल्दी रीजनरेट नहीं कर पाता है ना. ओके, देख ही सकते हैं कि डिस्पाइट द अमाउंट ऑफ वेजिटेशन इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द सॉइल कंटेन्स लेस ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज द वार्म humid condition encourage faster decay and recycling of nutrients back into the living forest. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Within biological communities, some species are important in determining the ability of a large number of other species to persist in the community. Such species are. एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. Within biological communities, some species are important in determining the ability of a large number of other species to persist in the community.
उन स्पीसीज को क्या बोलते हैं? तो देखो, उन स्पीसीज को कीस्टोन स्पीसीज बोला जाता है। ठीक है, ओके। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि अब कीस्टोन स्पीसीज वो होता है जो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसी भी इकोसिस्टम में, हैविंग अ डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी। मतलब अगर कीस्टोन स्पीसीज को हटा दिया जाए ना उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम से, तो पूरा इकोसिस्टम तहस नहस हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट होते हैं। Keystone species play a critical role in maintaining the structure of an ecological communities, affecting many other organisms in an ecosystem and helping to determine the types and number of various other species in the communities. Without keystone species, the ecosystem would be dramatically different or cease to exist altogether. जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, keystone species often इंक्लूड एपेक्स प्रीडेटर। एपेक्स प्रीडेटर का मतलब जैसे कि लायन हो गया, है ना, चीता हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, टाइगर हो गया, ये सब के सब की स्टोन स्पीसीज होते हैं। बट दे कैन ऑल्सो बी अदर ऑर्गेनिज्म दैट इन्फ्लुएंस इकोलॉजिकल प्रोसेस प्रोफाउंडली। द कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट टी पेन इन 1969। ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, which one of the following organism is likely to show the highest concentration of DDT once it has been introduced into the ecosystem? ग्रासहॉपर या टोड, स्नेक या फिर कैटल? देखो, इसमें जो हाईएस्ट प्रीडेटर है, एपेक्स प्रीडेटर, वो है स्नेक। ठीक, बाकी सब तो प्राइमरी कंज्यूमर है ना, तो इसलिए स्नेक में सबसे ज्यादा होगा डीटीटी। ऐसा क्यों? क्योंकि दो कॉन्सेप्ट होता है, एक बायो एक्यूमुलेशन, एक बायो मैग्निफिकेशन। दोनों को हम पढ़ते हैं, डोंट वरी। स्नेक जो है एक वो होते हैं टॉप ऑफ द फूड चेन एंड दे ईट एनिमल्स दैट हैव ईटन अदर एनिमल्स। दिस कैन लीड टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। क्या हो जाएगा? बायो मैग्नीफाई हो जाएगा, पहले छोटे एनिमल में, फिर उससे बड़े, है ना, फिर उससे बड़े में। वेयर टॉक्सिन लाइक डीडीटी बिल्ड अप इन देयर बॉडीज। ग्रास हॉपर, टोड्स, केटल जो है ये प्राइमरी एनिमल है ना, प्राइमरी कंज्यूमर है। दैट्स वाई स्नेक जो है में जो बायो मैग्निफिकेशन है वो ज़्यादा होगा और उसमें डीडीटी का अमाउंट सबसे ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, बात आती है डीडीटी क्या है, समझ लेते हैं। तो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, इसको हम डीडीटी बोलते हैं। एक काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड है, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। ओके, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो कि बायो एक्यूमुलेशन क्या हो रहा है, छोटी मछली है ना, मतलब मछली है, सेम मछली धीरे 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 धीरे, है ना, टाइम के साथ ज्यादा इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब इसी के अंदर। वहीं पे बायो मैग्निफिकेशन में क्या हुआ कि छोटी छोटी बहुत सारी मछली है, उसको एक बड़ी मछली ने खाया, उसको उससे बड़ी मछली ने खाया, उसको उससे बड़ी मछली ने खाया, और सबसे बड़ी मछली ने उसको खाया, तो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट स्टोर हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? बायो मैग्निफिकेशन। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो बायो एक्यूमुलेशन का कि डीडीटी इन फिश, ठीक है, और बायो मैग्निफिकेशन का बात करें तो टॉप प्रीडेटर जो कि है ईगल, ईगल में सबसे ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर? ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 1993 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिक्स क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी। तो उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पढ़ लेना आराम से, इतना पुराना है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, क्योंकि अभी तो बहुत सारा कंडीशन एंड ऑल बस चेंज हो चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड चेन क्या होता है? चार ऑप्शन। रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं बस, नहीं, गलत। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, गलत। पासेज ऑफ फूड एंड दस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, बिल्कुल सही, है ना। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन। आई होप क्लियर होगा, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंशियल फेज इन द सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इन अ हैबिटेट? अब ये थोड़ा सा आपको, है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा, सो डोंट वरी, मैं सारा कुछ समझा देता हूँ। इसका वैसे करेक्ट आंसर देखा जाए तो ये हो गया डी। तो देखो, फेज, कितने सारे फेज, है ना, सिक्वेंशियल फेज इन्वॉल्व होते हैं इसके लिए, किसी भी वेजिटेशन को डेवलपमेंट होने में। कैसे समझते हैं? ये ऑप्शन सी कैसे सही हुआ, समझो। सिक्वेंशियल फेज इन द सक्सेशन डेवलपमेंट ऑफ अ वेजिटेशन कम्युनिटी इन अ हैबिटेट आर एज फॉलो। इतना इतना इतना, ये क्या होता है, सारे के सारे वर्ड हम समझेंगे, डोंट वरी। पहला है न्यूडेशन, एक इनिशियल स्टेज है ऑफ सक्सेशन का जिसमें एक हैबिटेट जो है डिस्टर्ब होता है एंड द वेजिटेशन इज डिस्ट्रॉय। वेजिटेशन जो भी प्रेजेंट होता है वहां पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे
बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे पूरा आग लग गया है ना, फ्लडिंग आ गई, या डिफॉरेस्टेशन हो गया कि वहाँ का वेजिटेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। इस फिनोमिना को या फेज को न्यूटेशन बोलते हैं। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे न्यू प्लांट्स कॉलोनाइज कर लेते हैं डिस्टर्ब हैबिटेट को, ठीक है, और सीड्स ऑफ दिस प्लांट में बी कैरिड बाय विंड, वाटर या फिर एनिमल के थ्रू। रिएक्शन क्या होता है? इज अ स्टेट ऑफ सक्सेशन जब न्यू प्लांट्स बिगिन टू ग्रो एंड एस्टेब्लिश देमसेल्फ। द कंपोजिशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी चेंजेस ओवर टाइम एज डिफरेंट स्पीसीज compete फॉर रिसोर्सेज। ठीक, स्टेबलाइजेशन क्या होगा? नाम से ही जैसा कि पता है, फाइनल स्टेज है सक्सेशन का जहां पे प्लांट कम्युनिटी रीचेज अ रिलेटिवली स्टेबल स्टेट, और कंपोजिशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी चेंजेस वेरी स्लोली इन दिस स्टेज। ठीक है, ये चारों के चारों स्टेप आई होप कि क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट दो स्टेटमेंट है, देखना है कौन सा क्या है कैसे। पहला, बायोएक्यूमुलेशन इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ हेवी मेटल एंड पेस्टिसाइड इन एन ऑर्गेनिज्म। अभी ऊपर देखा हमने, बिल्कुल सही। दूसरा, लार्ज पीसेस ऑफ द पॉन्ड आर फाउंड टू हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड देन प्लैंकटन्स ऑफ सेम पॉन्ड। बिल्कुल ठीक है, अभी ऊपर देखा हमने, तो पहला सही है, दूसरा उसका करेक्ट रीजन है ना, तो इसलिए पहला इसका करेक्ट हो जाएगा कि दोनों सही है, और दो स्टेटमेंट दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक, अभी पढ़ ही लिया तो इसलिए हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन इट्स इन्वायरमेंट सच इज पॉन्ड, ओशियन, फॉरेस्ट या फिर एक्वेरियम इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, है ना? बायोम बोलते हैं, कम्युनिटी, बायोटिक इन्वायरमेंट या फिर इकोसिस्टम। इसको बायोलॉजिकल कम्युनिटी को इन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अभी ऊपर पढ़ा था कि इकोसिस्टम होता है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, इकोसिस्टम। एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए तो ये रहा आपके सामने। ये इकोसिस्टम इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन इट्स इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया एज वेल एज नॉन लिविंग। मैंने बताया ना, बायोटिक प्लस एबायोटिक। नॉन लिविंग फिजिकल इन्वायरमेंट को ही अबायोटिक बोलते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड with the physical environment in a complex web of relationship. Next question. The term biomagnification is referred to, अभी ऊपर पढ़ा हमने डिटेल में, है ना? या इंक्रीज इन दी बॉडी वेट? नहीं, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हो सकता है। अगला, एक्यूमुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट थ्रू फूड चेन। बिल्कुल, यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा बोल रहा है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर मीडियम। नहीं, गलत। तो दूसरा भी नहीं, क्यों? क्योंकि हार्मफुल ऑर्गेनिज्म बोल रहा है, लेकिन तीसरे में नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बोल रहा, तो यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टेक्सोनॉमिक हायरार्की? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक, देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हर किसी को एक रैंक दिया गया, उसी को टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। उसमें बस ये आपको ध्यान में रखता है, किंगडम सबसे टॉप पे आता है और स्पीसीज सबसे नीचे आता है। तो सबसे लास्ट में स्पीसीज होगा और सबसे ऊपर किंगडम होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है ना? नहीं, चौथा भी दिख रहा और तीसरा भी दिख रहा, इसलिए इसको पूरा पूरा डिटेल में देखने की जरूरत है। चलो देखो, तो ये रहा आपके सामने करेक्ट आंसर। क्या कि सबसे पहले किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, है ना, जीनस, देन स्पीसीज। दिस इज द स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमी, रैंक्स और कैटेगरी। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं। KPCO, KPCO, है ना, KPCO, KPCO मतलब ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। रैंक और कैटेगरी यूज इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी रैंक्स आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग organism based on their similarities and differences. The higher the rank, the more general and inclusive the group. The lower the rank, the more specific and exclusive the group. The highest rank is kingdom, which include all living organisms. The lowest rank is species, which includes a group of organisms that can interbreed and produce fertile offspring. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जितना लोअर है, नीचे है, उतना अलग होगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव होगा और स्पेसिफिक होगा, और जितना टॉप पे है उतना इंक्लूसिव होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर साइकिल इज करेक्ट? चार ऑप्शन। ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्लाउड फॉर्मेशन। बहुत गलत। ओनली इवेपरेशन ऑफ सरफेस वाटर ऑफ रिवर्स एंड ओशियंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। नहीं, ओनली इवेपरेशन ऑफ सरफेस वाटर का क्या मतलब है?
रेनफॉल डज नॉट कंट्रीब्यूट इन मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, ये भी गलत। अंडरग्राउंड वाटर में ऑल्सो भी कनेक्टेड टू सरफेस वाटर, ये बिल्कुल ठीक है ना। बहुत बार बहुत जगह स्प्रिंग है ना, अंडर वाटर बॉडीज जो है कनेक्टेड होती है वाटर सरफेस से। तो देख लेते हैं, अंडरग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर आर इंटरकनेक्टेड इन मेनी हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स। सम अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस known as spring emerge naturally at the surface while others may feed into rivers, lakes or wetlands. Surface water can also percolate down and recharge underwater aquifers. Aquifers वो क्या होते हैं, अब ऐसे समझ लो, टैंक होते हैं बहुत बड़े बड़े किसके, पानी के, जमीन के अंदर, उनको एक्वाफर्स बोलते हैं। बाकी बता ही दिया मैंने, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी नहीं होगा। रहा होगा भी तो आप अभी तक कमेंट करके पूछ चुके होंगे। चलो आज के लिए 2 लाइन है ये आपके सामने। लाइफ डजंट गेट इजियर और मोर फॉरगिविंग, वी गेट स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजिलियंस, है ना। कि जीवन जो है वो आसान और फॉरगिविंग नहीं होती, हमें और मजबूत, है ना, बनना होता है और रेजिलियंस होना होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन बताए सब के सब मस्त क्लियरिटी आ गई हो। तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लिया होगा आपने, अदरवाइज पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।